Hello everyone, welcome again to live session of monologue classes. I am Dinesh Kumar and I will take your today's The Hindu News Analysis. Today is 5th August 2023. So I will discuss the important news from your examination point of view. And the first news is Supreme Court stay Rahul's conviction for Modi's surname remark. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये राहुल गांधी पर एक केस फाइल किया गया था रिगार्डिंग डिफामेशन, ठीक है। सो डिफामेशन थोड़ा हम पहले समझते हैं, फिर हम इसके आगे के कॉन्सिक्वेंसेस को समझेंगे। तो बेसिकली डिफामेशन एक ऑफेंस भी है सेक्शन 499 आईपीसी में, और एक ये सिविल रॉन्ग भी है, सिविल रॉन्ग। तो सिविल रॉन्ग ये लॉ ऑफ टॉर्ट में है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पर्सन की डिफामेशन की जाती है वो किसी भी पर्सन के अगेंस्ट दो केस फाइल कर सकता है। पहला केस वो चाहे तो क्रिमिनल केस फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 499 आईपीसी। तो जब वो क्रिमिनल केस फाइल करेगा तो इसमें एक्यूज पर्सन को पनिशमेंट मिलेगा, जैसा कि श्री राहुल गांधी जी को पनिशमेंट मिला था। और अगर वो सिविल केस फाइल करता है तो इसमें जो डिफेंडेंट है तो यहां पर नाम बदल जाएंगे। तो अगर क्रिमिनल केस फाइल करता है तो जिस पर्सन ने डिफामेशन की है उसको हम बोलेंगे एक्यूज्ड, ठीक है। लेकिन अगर उसके खिलाफ सिविल केस फाइल किया जाता है तो देन द पर्सन मींस जिसने डिफामेशन की है उसको हम बोलेंगे डिफेंडेंट। तो ये नाम थोड़ा सा दोनों सिचुएशन में बदल जाते हैं। तो जैसा कि राहुल गांधी जी के खिलाफ केस फाइल किया गया, उन्होंने मोदी सरनेम के बारे में कुछ गलत बोला, लेकिन उनका कन्विक्शन हुआ 2 years के लिए। 2 year is the maximum punishment under section 500 of IPC. Now, तो फिर सेशन कोर्ट से मामला गया वहां पर, फिर उसमें गुजरात हाई कोर्ट में, और गुजरात हाई कोर्ट के बाद फिर मैटर गया यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनके सेंटेंस पर रोक लगा दी। अब नाउ वी विल कम टू द मेन पॉइंट ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक क्यों लगाई? रोक लगाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कोर्ट है जिसने डिसीजन दिया था, जिसने उनको मैक्सिमम पनिशमेंट दी थी, उन्होंने रीजन नहीं दिया कि व्हाई ही हैज इम्पोज्ड, व्हाई द कोर्ट हैज इम्पोज्ड मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ 2 years। अब क्योंकि राहुल गांधी जी को 2 साल का मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया, तो सेक्शन 8 क्लॉज 3 होता है स्टूडेंट्स, 8 क्लॉज 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, और ये कहता है कि अगर किसी पर्सन का कन्विक्शन 2 साल के लिए हो गया है तब वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाता है उस पोस्ट से जो वो पोस्ट होल्ड कर रहा है, जैसा कि राहुल गांधी जी के साथ हुआ। एंड वो फिर नेक्स्ट 6 ईयर के लिए इलेक्शन भी कंटेस्ट नहीं कर सकता। नाउ तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई कोर्ट ने डिसीजन रीजन नहीं दिया कि व्हाई द कोर्ट हैज गिवन मैक्सिमम पनिशमेंट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कंसर्न कोर्ट मींस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर उनको 1 दिन कम की सजा भी दे देते तो वो इस डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाते। अब जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीजन नहीं दिया गया, तो क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि क्या रीजन देना एक मैंडेटरी या लीगल रिक्वायरमेंट है? सो आंसर इज यस। डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ सेक्शन 354 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी की फुल फॉर्म होती है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो सेक्शन 354 सीआरपीसी कहता है कि जब किसी पर्सन को कन्विक्ट किया जाएगा देन इट इज द लीगल ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट टू गिव द रीजन फॉर हिज कन्विक्शन। तो यहां पर ये लीगल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, इस ग्राउंड पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन पर जो कि सजा दी गई थी उसको उस पर स्टे लगा दिया गया है, ठीक है। दूसरी बात कि रीजन डिसीजन इज आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का क्या है कि अगर हम किसी पर्सन को कन्विक्ट कर रहे हैं, उसको सजा दे रहे हैं, तो यहां पर नेचुरल लॉ के हिसाब से भी हमारे पार्ट पर ये ड्यूटी होती है या कोर्ट के पार्ट पर ये ड्यूटी होती है कि वो रीजन दे, ठीक है। तो पहला इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस 3 होते हैं।
पहला होता है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, आप नोट डाउन कर लेंगे इन सब प्रोविजंस को। और दूसरा होता है रूल अगेंस्ट बायस, और थर्ड होता है रीजन डिसीजन। तो ये इट इज आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज। बिहार गवर्नमेंट स्कूल आर एट रिस्क ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड बाय द ट्यूशन सेंटर्स। तो यहां पर ऑथर ने अपना एक कंसर्न शो किया है, और उस कंसर्न में कहा है कि जो बिहार के स्कूल हैं वो ट्यूशन सेंटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि जिस टाइम पर बच्चों को स्कूल जाना चाहिए उस टाइम पर वो बच्चे ट्यूशन सेंटर में जाते हैं। तो यहाँ पर इसका हम एक लीगल एस्पेक्ट देखते हैं, क्या ये उन स्टूडेंट्स के किसी राइट का वायोलेशन होता है। अब देखिए क्या यहाँ पर, तो हमारे आर्टिकल में स्टूडेंट्स एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 21A कहता है राइट टू एजुकेशन। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल को इंसर्ट किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा, ठीक है। ये आर्टिकल कहता है कि हर बच्चा जिसकी एज 6 to 14 ईयर्स है उसका ये फंडामेंटल राइट है कि उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये एजुकेशन आर्ट्स 8th क्लास तक उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो आर्टिकल 21 में दो वर्ड यूज करे गए हैं, एक तो फ्री एंड दूसरा कंपलसरी। फ्री का मतलब यह है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो उससे कोई भी किसी भी तरह के चार्जेस या फी नहीं लेगा। कंपलसरी का मतलब यहां पर यह है कि ये ड्यूटी है ऑन द पार्ट ऑफ द कंसर्न्ड गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और द कंसर्न्ड अथॉरिटी, मींस जैसे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है उसके पार्ट पर यह ड्यूटी है कि जितने भी स्टूडेंट हैं किसी भी पर्टिकुलर लोकेलिटी में उसको स्कूल में एडमिट कराया जाए और उसका एडमिशन कराया जाए, ठीक है। अब ये गवर्न किस कानून से होता है, तो बच्चों इसका कानून का नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसके द्वारा ये गवर्न होता है, ठीक है। एजुकेशन जो है, एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ कनकरेंट लिस्ट। किसका सब्जेक्ट है? कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं। पहली लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट जिसमें 100 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और उन 100 सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार केवल पार्लियामेंट के पास है। सेकंड है हमारी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं जिन पर लॉ बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है और द स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। थर्ड है हमारी कंकरेंट लिस्ट जिसमें 66 सब्जेक्ट हैं और उन पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास होता है। तो एजुकेशन जो है हमारा वो कंकरेंट लिस्ट में फॉल करता है। इसका मतलब दोनों सेंटर और स्टेट दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। इसके साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 ए का क्लॉज है के, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी को गवर्न करता है। और इसमें जो हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, 11th फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि जो भी गार्डियन या पेरेंट्स हैं उनके पार्ट पर यह ड्यूटी है कि अगर उनके घर में कोई बच्चा है जिसकी एज 6 to 14 ईयर के बीच में है तो उस बच्चे को उनको स्कूल में भेजना चाहिए। तो ये हमने इसका सारा लीगल एस्पेक्ट आपके साथ डिस्कस करा। तो अगर बिहार गवर्नमेंट के स्कूल को एक ट्यूशन सेंटर में रिप्लेस किया जाएगा तो इट वुड अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ एनएसएस मूव केरला हाई कोर्ट टू क्वैश क्रिमिनल केसेस। तो हम यहां पर समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म क्वैश क्रिमिनल केसेस, ठीक है। तो क्वैशिंग क्या है? तो बेसिकली क्या होता है, जब कोई पर्सन क्रिमिनल ऑफेंस करता है
तो उस पर्सन के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, इससे संबंधित सेक्शन हमारे सीआरपीसी का है सेक्शन 154 सीआरपीसी। ठीक है, एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही रजिस्टर होती है। अब हम समझते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस के पास ये पावर है कि वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है बिना कोर्ट की परमिशन के या बिना कोर्ट के वारंट के। तो बच्चों, दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं। पहला होता है हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा होता है हमारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं कि अगर किसी पर्सन के खिलाफ नॉन कॉग्निजेबल केस रजिस्टर हुआ है, उसमें एफआईआर नहीं होगी, तो वहां पर होती है एनसीआर, जिसको हम बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो अगर किसी पर्सन के खिलाफ नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज फाइल की गई है, तो उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस को कोर्ट की परमिशन लेना मैंडेटरी है। लेकिन अगर किसी पर्सन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, इसका मतलब क्या है, उस पर्सन ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास पावर होती है कि वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है और उसके लिए उसे कोर्ट की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जब किसी पर्सन के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, तो एफआईआर होने के बाद पुलिस के पार्ट पर ड्यूटी है कि वो उस एफआईआर पर कार्रवाई करेगी। मींस पुलिस उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी पर्सन के खिलाफ गलत एफआईआर हो गई है, झूठी एफआईआर रजिस्टर हो गई है, तो उस पर्सन के पास क्या लीगल रेमेडी है? तो क्या एफआईआर को वापस लिया जा सकता है? तो आंसर है नहीं। एफआईआर एक बार रजिस्टर हो गई तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता। तो उस एफआईआर को केवल क्वैश कराया जा सकता है। अब यहां पर हम आते हैं, ये लीगल टर्म का मतलब क्या है। तो क्वैश कौन करेगा? तो क्वैशिंग की पावर केवल हाई कोर्ट के पास होती है। ठीक है, और कंसर्न पर्सन ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करेगा, और हाई कोर्ट के पास पावर है सेक्शन 482 सीआरपीसी में। तो ऑनरेबल कोर्ट क्या करेंगे, उस एफआईआर को क्वैश कर देगा। क्वैश का मतलब खत्म कर देना। ठीक है, तो जब एफआईआर हाई कोर्ट के द्वारा खत्म कर दी जाएगी, तो अ, फिर उस पर पुलिस कोई भी एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि फिर वो एफआईआर एग्जिस्टेंस में नहीं मानी जाएगी। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। द लेसन ऑफ हिरोशिमा मस्ट नॉट ड्रिफ्ट अवे। तो ये इसमें क्या, जो ऑथर है प्रियांजलि मलिक, वो बता रही हैं कि जो हिरोशिमा और नागासाकी से जो भी लेसन है उसको हमको भूलना नहीं चाहिए। तो बेसिकली दिस एडिटोरियल इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। अब इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिएगा कि जो न्यूक्लियर वेपन है उसको यूज करना गलत है। ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, क्योंकि इसके ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब इसका जो यूज हुआ था, जिस कंटेक्स्ट में ये ऑथर बात कर रही हैं, तो 6 अगस्त को 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बम फेंके थे यूएसए ने। इन द कंटेक्स्ट ऑफ, मैं बात कर रहा हूं सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है हमारी 1939 से 1945 तक हुई थी। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए ने जापान के शहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त को एक बॉम्ब फेंका था। उसका नाम था, एक था लिटिल मैन, और दूसरे का जो नागासाकी पर फेंका था उसका था फैट बॉय। ठीक है, तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को फेंके थे। अब हमारा पॉइंट ये है कि क्या हमारे संसार में कोई इस तरह की ट्रीटी है जो कि न्यूक्लियर वेपन को बैन करती है? तो हाँ, एक ट्रीटी है, सीटीबीटी। सीटीबीटी ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सीटीबीटी की फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। आप नोट कर सकते हैं,
कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, सीटीबीटी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये आई थी स्टूडेंट्स 1994 में, और फिर 1996 में इसको ओपन कर दिया सब कंट्रीज के लिए। अब थोड़ा सा हम इसका लीगल एस्पेक्ट समझते हैं कि भाई ट्रीटी क्या होती है। तो बेसिकली ट्रीटी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इंटरनेशनल लॉ में क्या है कि जब कोई भी ट्रीटी आती है तो उस ट्रीटी से किसी भी देश को पूरी तरह से बाउंड नहीं किया जा सकता। रीजन बीइंग दैट कि सभी देश अपने आप में सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो जब ये ट्रीटी आई 1994 में, तो इसको 1996 में ओपन कर दिया कि जो भी स्टेट इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो इसको एक्सेप्ट कर लें। तो इसमें 184 कंट्रीज ने इस पे साइन कर दिए। अब इस ट्रीटी पर साइन करने का मतलब क्या है? इस ट्रीटी पर साइन करने का मतलब ये होता है कि वो वो कंट्री अपने देश में न्यूक्लियर वेपन को ना तो टेस्ट करेंगे, और ना ही किसी देश के खिलाफ अगर वो वार करते हैं, युद्ध करते हैं, तो वो न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेंगे। अब एक नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारे सामने कि क्या इंडिया सीटीबीटी की पार्टी है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो एक तो आपके लिए ये सीटीबीटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और दूसरा इंडिया इसकी सिग्नेटरी नहीं है। ठीक है, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे ज्यादा कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए इसमें नहीं है। नाउ, हाउस पैनल बैट्स फॉर लोअरिंग मिनिमम एज टू कंटेस्ट पोल। तो अभी क्या है बच्चों, हमारे देश में लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए जो एज है वो 25 साल है, मींस मिनिमम एज 25 ईयर है। और राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए जो मिनिमम एज है वो हमारे देश में भी 30 ईयर है। और हमारे देश में जो वोटिंग एज है वो 18 साल है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि ऐसा एक सजेशन है क्या, कि जो हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा की इलेक्शन लड़ने की जो एज है वो 18 की जाए। मीन्स कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 हो गई है, या जिसके पास वोट डालने का राइट आ गया है, उस पर्सन के पास लोकसभा या राज्यसभा के इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट भी उसको दिया जाना चाहिए। इसका लीगल बेसिस क्या है, या ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? तो उसके लिए पॉइंट ये है कि कुछ कंट्रीज हैं लाइक कनाडा, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया, जहां पर ये प्रैक्टिस अभी भी चल रही है। लेकिन इस पर हमारे इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जेक्शन रेज किया है। और इलेक्शन कमीशन के ऑब्जेक्शन की ग्राउंड क्या है? इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 साल है, अगर हम उसको एलिजिबल बना देंगे इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए, लेकिन उसके पास सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा या राज्यसभा का इलेक्शन लड़ेंगे तो इसका मतलब वो एमपी बनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बहुत ही मैच्योर और समझदार पर्सन की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वहीं से देश के लिए कानून बनेंगे, और उस देश के कानूनों का देश के लोगों पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कंसर्न किसका है? इलेक्शन कमीशन का, कि इसको ऐसा ना किया जाए, या कि जो कि अभी प्रेजेंट एज है वो ही रखी जाए। ये केवल सजेशन है, इस पे कोई फाइनल अभी वर्डिक्ट नहीं है या फाइनल जजमेंट नहीं है। ये न्यूज हमने आपके साथ डिस्कस कर ली कि ट्रायल कोर्ट ने रीजन नहीं दिया राहुल गांधी को 2 साल करने का। आर्टिकल 370 पर अभी सुनवाई चल रही है, तो इसका कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है। जैसे ही फाइनल वर्डिक्ट आएगा वी विल डिस्कस विद यू। नाउ कम टू नेक्स्ट। So these news are not important for you. So that's all for today, my dear students. I will come again with the next The Hindu News analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.